अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नरेश गोयल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नरेश गोयल। अच्छा भाई, क्लास नाइन्थ में आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व किया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। अच्छा देखो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम जो कि लाइफ के साथ रिलेटेड हो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि मलेरिया हमारे पास एक डिजीज़ थी, तो वो जो मलेरिया था ना, असल में वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। उन्हीं मेथड से जो है ना कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती है। ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर के अंदर मेजर कॉन्सेप्ट ये मैं बताया था आपको कि हर चैप्टर में ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो इस यूनिट के अंदर जो आप सीखेंगे, बायोलॉजिकल मेथड सीखेंगे। ठीक है। साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट, ये सीखेंगे। इसके अलावा थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल सीखेंगे। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, ये सीखेंगे। मैथमेटिक्स जो होता है एक इंटीग्रल पार्ट होता है साइंटिफिक प्रोसेस का, वो क्यों होता है वो भी आप जो है इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। तो ये है हमारा पहला पेज। अच्छा, पहले वो कहता है कि भाई साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी, नेचर की, और किस तरह इसके असरात हमारे ऊपर और हमारे माहौल के ऊपर होते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ ये एक बॉडी है नॉलेज की जिसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजिंग आती है। देखो, जो साइंस होती है ना, साइंस साइंस यूँ समझो कि किसी हद तक महदूद नहीं होती। साइंस के अंदर चेंजिंग आती रहती है। ठीक है। वो चेंजिंग कैसे आएगी, अगर हमें कुछ उससे भी बेहतरीन, उससे भी बेटर और उससे भी सही इन्वेस्टिगेशन के कुछ टूल्स मिल गए ना, तो हम कोई भी चीज़ होगी उसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखें, जैसे मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे देता हूँ कि पुराने दौर में जब हमारे पास इतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, तो रॉबर्ट हुक जो थे ना, इन्होंने हमें क्या बताया था कि भाई सेल जो होते हैं वो इस तरह हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी उन्होंने सबसे पहले हमें ये नहीं बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है या दूसरी भी सेल के जितने भी कंपार्टमेंट है वो अंदर होते हैं। उन्होंने सिंपल ये बताया था कि भाई ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसी भी जानदार के अंदर ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस इसमें से इस एक पार्टिकुलर हिस्से को आप क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। फिर जैसे जैसे हमारे पास क्या आई, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेटरमेंट आई, एक्यूरेट टूल्स आए। इस केस में हमारे पास एक्यूरेट टूल्स क्या है, मतलब कि माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट, उससे अच्छे माइक्रोस्कोप जो है आते रहे आते रहे। फिर हमें ये भी पता लगा कि भाई नहीं, सिर्फ ये सेल नहीं होता, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी होता है। इसके अंदर जो है वो लेट से इसके दूसरे कंपार्टमेंट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें बाद में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पता लगी। ठीक है। तो जैसे ही साइंस के अंदर क्या आई, बेटरमेंट आई, अ, जैसे ही साइंस के अंदर एक्यूरेट टूल्स आ गए, तो साइंस के अंदर हमने जो है वो थोड़ी सी क्या कर ली, चेंजिंग कर ली। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम बायोलॉजी या दूसरी साइंसेस को देखें तो उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। एक ऐसी कोशिश होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसी अप्रोच को जो है ना हम कहते हैं क्या, साइंटिफिक मेथड। सही है। अब साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन लिखी हुई है कि दिस इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो है वो शामिल है। अच्छा, ये स्टेप्स जो फॉलो करते हैं वो कौन होते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। ऐसा बंदा जो साइंस की किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है। क्यों वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, ताकि इस दुनिया के जो भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको साइंटिस्ट अक्सर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, उनका क्या मिल सके, उनका आंसर मिल सके। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन असल में है किसकी, साइंटिफिक मेथड की। ठीक है, कि साइंटिफिक मेथड ऐसा मेथड है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स फॉलो करते हैं ताकि उनको दुनिया के सवालात के आंसर मिल सकें। ठीक है। लेकिन जैसा कि हमें बताया कि भाई बायोलॉजी जो होती है ना, ये भी एक साइंस की ब्रांच है और इसके अंदर हम जानदारों के बारे में यानी लिविंग थिंग्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जब जो है ना वो बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस किए जाएं, ठीक है, या डेटा कलेक्ट की जाए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए जाएं, और टेस्टिंग हाइपोथेटिकल आंसर,
और एक हाइपोथेटिकल आंसर को जो है ना वो टेस्ट किया जाए। हाइपोथेटिकल क्या होता है? हाइपोथेसिस हम कहते हैं किसी भी एक गैस को, तुक्के को, ठीक है ना। तो अगर आप ये मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में। अगर आप कोई चीज़ ऐसे ही तुक्का मार के आए हैं कि यार इस चीज़ का जो रीज़न है वो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो वो जो आपका एक तुक्का होता है, जो गैस होता है, वो आगे चल के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है और आपको वो पता लग जाता है कि भाई मैं जो पहले चीज़ सोच रहा था वो मेरा गैस सही था या गलत, इस तरह से। तो मतलब कि ये सारा का सारा साइंटिफिक मेथड जब बायोलॉजी के टर्म में आ जाए तो उसको उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे, ना कि इसको हम इस वक्त क्या बोलें, साइंटिफिक मेथड बोलें, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अच्छा ये देखें, ये जो आपका पूरा एक स्टेप्स बने हुए ना, ये असल में है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके पास आ गई तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर मलेरिया की जो है ना वो एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मलेरिया जैसा कि मैंने बताया कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो जब आई होगी स्टार्टिंग में किसी दौर में, तो साइंटिस्ट ने कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो किए होंगे मलेरिया का रीज़न ढूंढने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखिए कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आती है तो उसके रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशन है और जो प्रीवियस नॉलेज है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि उसके उस प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, काफ़ी सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, हर बंदे की अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है। तो उन ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और प्रीवियस कोई बंदा अगर उसके ऊपर काम कर गया है तो उसकी नॉलेज को भी हम देखेंगे, ठीक है। ये करने के बाद हम करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज द साइंटिफिक गेस। ये एक तुक्का होता है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा लेकिन आपको पता है गैस के ऊपर तो काम जो है वो नहीं चलेगा, आपको उस चीज़ का सही एग्जैक्ट पता होना चाहिए। सो टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। रीजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और एक हमारे पास जो होती है वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझे रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग का मतलब ये होता है क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। कोई चीज़ जैसे आपको पता है ना कि ह्यूमंस के पास वो सलाहियत है कि वो रीजनिंग कर सकता है, वो सोच सकता है अलग अलग चीज़ों के बारे में। बाकी कोई दूसरे जो हमारे पास जानदार है उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो रीजनिंग कर सके, अपने दिमाग को चला सकें, अलग अलग सवाल, अलग अलग क्वेश्चंस जनरेट कर सकें कि यार ये ज़िंदगी ऐसे क्यों है, ये चीज़ ऐसे क्यों है, इस तरह से। तो रीजनिंग आपको समझ में आ गया। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, उसको आप इस स्टेज पे समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आगे टॉपिक बना हुआ है, मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इस स्टेप को हम आगे चलते हैं। अच्छा एक और स्टेप जब हम आगे चलेंगे तो ये हमारा स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। आपने उसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन भी देख ली, प्रीवियस नॉलेज भी देख ली, आपने अपना एक तुक्का भी बना लिया, गैस भी बना लिया। लेकिन अब उस आपका वो गैस जो है वो तुक्का जो है वो सही है या गलत है, ये चीज़ साबित होगी आपके तजर्बे से, जिसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो उस डेटा को आप कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, यानी उसको जांचेंगे, उसको परखेंगे। अच्छा ये काम जब आप कर लेंगे तो इफ़ डेटा सपोर्ट्स हाइपोथेसिस, यानी कि अगर आप जो तुक्का लगा कर आए थे ऊपर, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में भी वही बात हो रही है तो मतलब कि ये चीज़ आपकी सही है और ये आपकी चीज़ क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। थ्योरी यानी दुनिया उसको मानने लगेगी और बुक्स वगैरह में आपकी ये बात पब्लिश की जा सकती है, ठीक है। जैसे मलेरिया के केस में अगर मैं आपको बताऊं, तो लेट से जब उस साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि यार जो प्लाज्मोडियम है, हो सकता है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो मिसाल की बात है, उसने ऐसा सोचा और जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो है उसको वही रीज़न मिला मलेरिया का, यानी कि प्लाज्मोडियम। तो उस केस में उसका जो डेटा था वो सपोर्ट कर गया हाइपोथेसिस को, और वो उसकी बात जो है वो सच साबित हो गई, और वो उसकी बात जो है क्या बन गई, थ्योरी बन गई, वो किताबों में जो है वो पब्लिश हो गई। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, इफ़ डेटा डज नॉट सपोर्ट, अगर तो आपने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें अलग चीज़ निकली और आप पहले गैस कुछ और कर कर आए थे, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। यानी ये देख रहे हो, ये एरो आप ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी आप दोबारा से नए सिरे से जो है इस पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कुछ और आप माइंड बनाएंगे, कुछ और गैस करेंगे, कुछ और तुक्का लगाएंगे, फिर ये सारे स्टेप्स करेंगे और फिर जाके दोबारा से ये चीज़ होगी कि आपकी वो बात सपोर्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो
यहाँ पर ये 2.1.1 ये एक टॉपिक है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि ये वन बाय वन क्या क्या ये कह रहे हैं। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम असल में तीन तरह की हो सकती है। इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, इकोलॉजिकल भी हो सकती है, या हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है। ये तीनों की तीनों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल माहौलियाती, इकोलॉजिकल यानी माहौल में जो जानदार और गैर जानदार रहते हैं उनके आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनकी भी जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हेल्थ रिलेटेड जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं जो मलेरिया की बात कर रहा हूँ, मलेरिया असल में जो है एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि किसी भी तरह की हो, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल या हेल्थ रिलेटेड, उनको सॉल्व करने का जो मेथड होगा ना, वो सेम जो है वो मेथड होगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और इनके जो है वो आंसर को ढूंढने का। ठीक है, वो कहता है कि हम मलेरिया की एग्जांपल लेते हैं, जिसको ग्रेटेस्ट किलर डिजीज ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज भी कहा जाता है। मतलब किलर डिजीज इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हर साल बहुत सारी जो है वो अमवात होती हैं इस मलेरिया की वजह से। ठीक है, तो मलेरिया जो है ना वो फैलती है, हमारे पास फीमेल मॉस्किटो होता है जिसको हम एनोफ्लीज कहते हैं, एनोफ्लीज की वजह से ये मलेरिया फैलता है। ठीक है, लेकिन पहले मलेरिया के बारे में एक मिसकंसेप्शन थी। जब तक हमें जो है वो मलेरिया का काज पता नहीं था, तो पहले ये समझा जाता था कि मलेरिया जो होती है काज्ड बाय बैड एयर, हमारे पास जो गंदी हवा होती है उसकी वजह से मलेरिया होती है। क्यों? क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है और इसके नाम का जो मतलब है ना वो यही निकल रहा था। माला का मतलब होता है बेड एंड एरिया का मतलब क्या होता है? एयर। तो मलेरिया का इन्होंने मतलब एक, यहाँ पर ये देखो, ये एक तरह का गैस है, एक तरह का तुक्का है कि भाई हो सकता है मलेरिया जो है वो बेड एयर की वजह से हो। लेकिन बाद में जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तो हमें पता लगा कि मलेरिया का रीज़न जो है वो कुछ और है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जो हम वहाँ पे स्टेप्स देख कर आए थे ना, अब असल में उन सारे स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया। ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे पहला जो था वो स्टेप था साइंटिफिक मेथड के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है किसका? किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, या यूँ समझ लो कि किसी भी प्रॉब्लम का जो रीज़न होता है उसको आइडेंटिफाई करने का ये पहला स्टेप होता है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में असल में ये देखा जाता है कि व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, कि क्या ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है ना किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, वो असल में स्टार्ट होता है कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो, उसको सॉल्व करने का जो पहला जो मरहला है, पहला जो स्टेप है, वो असल में होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपकी जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है, वो प्लांट की मूवमेंट के ऊपर भी हो सकती है। आपको पता है ना प्लांट में मूव करते हैं। ठीक है, मतलब लोकोमोशन नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन मूवमेंट वो कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे रुक कर हरकत कर सकते हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन किसी भी तरह की हो सकती है, प्लांट की मूवमेंट के ऊपर हो सकती है, या एनिमल का बिहेवियर कैसा है, कैसे वो बिहेव करता है, उसके ऊपर भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसको असल में दो तरीके से जो है वो देखा जाता है। एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो कहलाती है वो कहलाती है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम खुसूसियात देखते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी देखते हैं। और दूसरी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में किसी चीज़ की मेजरमेंट या किसी चीज़ की मिकदार को देखा जाता है। सही है, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि जब आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे तो असल में यहाँ पर हमारे पास आप क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये जितनी भी यहाँ पर टूल्स यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे टूल्स क्या हैं? मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें आप किसी चीज़ को मेजर करें वो आपकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, और ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें आप चीज़ों की खासियत को मालूम करें, चीज़ों की क्वालिटी को मालूम करें, उस ऑब्जर्वेशन को कहा जाएगा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नॉर्मली क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आपके 5 सेंसेस जो है ना वो काम करते हैं। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कोई भी चीज़ आपके सामने रखूं और मैं आपसे पूछूं कि इसकी मुझे क्वालिटी बताओ, बताओ कि ये सही है या ये गलत है, तो ज़ाहिर है आप उसको सबसे पहले तो देखेंगे, यानी आपका सेंस ऑफ साइट इस्तेमाल होगा। ठीक है, और हो सकता है कि वो उसमें से कुछ चीज़ आपको सुननी भी पड़े।
ठीक है, तो आपका सेंस ऑफ हियरिंग भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फूड है और मैं आपको बताऊं कि फूड की क्वालिटी मुझे बताओ कि ये फूड कैसा बना है, उसके लिए आपका सेंस ऑफ टेस्ट भी इस्तेमाल होगा। कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं आपको आपसे पूछूं कि बताओ ये स्मूथ है या रफ़ है, तो उसके लिए आपका सेंस ऑफ टच भी इस्तेमाल होगा। और कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जो मैं पूछूं कि ये बताएं कि इस चीज़ में से स्मेल है या फ्रेग्रेंस है, तो वो भी आप अपने किसी न किसी सेंस को जो है वो इस्तेमाल करके बता सकते हैं। यानी क्वालिटी की अगर बात की जाए ना, तो लाज़मी नहीं है कि पाँचों सेंस साथ में ही इस्तेमाल हो, लेकिन इनमें से कोई भी 1, 2 या 3, कितने भी इनमें से सेंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। तो ये मलेरिया के बारे में एक कुछ बताया गया है कि मतलब 280 मिलियन पीपल जो होते हैं वो सफ़र होते हैं मलेरिया से। ठीक है, 100 कंट्रीज़ के अंदर, सॉरी, और उसमें से जो 2 मिलियन है ना वो हर साल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा जहन में रख सकते हैं। अच्छा, देयरफॉर वी कॉल इट द किलर डिजीज़। ठीक है, पीछे जो पढ़ा था कि मलेरिया एक किलर डिजीज़ होती है, उसको हम किलर डिजीज़ इसीलिए कहते हैं कि इतने सारे लोग जो है वो उससे मुतासिर होते हैं और उनमें से फिर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग जो हैं वो हर साल मर जाते हैं इस बीमारी से। ठीक है, इसीलिए हम इसको किलर डिजीज़ कह रहे हैं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि हमारे पास 1880 में एक फ्रेंच के फिजिशियन यानी डॉक्टर, जिनका नाम था लेवरन। इन्होंने मलेरिया पेशेंट का ब्लड सैंपल जो है वो स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इन्होंने देखा कि कुछ टाइनी क्रिएचर्स, कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल्स, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें इसको उस सैंपल में से नज़र आई, मलेरिया के ब्लड सैंपल में से, और उन छोटी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये बनी कि प्लाज्मोडियम मौजूद होता है किसी भी मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक फिगर, एक डायग्राम भी दी हुई है कि ये आपका एक पूरा ब्लड का सैंपल है और उसमें से ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये असल में वो टाइनी क्रिएचर्स है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, ये जस्ट उसकी ऑब्जर्वेशन थी। आहिस्ते आहिस्ते जब कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए होंगे उसके बाद ये चीज़ क्लेरिफाई हुई थी कि भाई ये जो है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। ठीक है, तो उसके बाद हाइपोथेसिस है, लेकिन इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।